Episode 166 To be continued. मानव ने आयशा से ये बात कंटिन्यू करनी चाहिए। वो उससे बोला, आप यहाँ किसी का वेट कर रहे हो क्या दीदी? मानव ने जब आयशा को आंटी ना कहकर दीदी कहा तो उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगी। आयशा के एक्सप्रेशंस देखकर ही मानव समझ गया कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। वो हल्का सा मुस्कुराया और उससे बोला, आई नो कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, इसीलिए ना क्योंकि पहले मैंने आपको आंटी कहा और अब मैं आपको दीदी कह रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी आपको पहचानने में। मैंने गलती से आपको दीदी की जगह आंटी कह दिया था। वैसे दीदी, आपको पता है मेरी कोई बहन नहीं है, तो क्या आप मेरी दीदी बनोगी? आई प्रॉमिस मैं एक अच्छा भाई बनूंगा और आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज़ दीदी मान जाओ ना, बन जाओ ना अब मेरी बड़ी बहन, प्लीज़। मानव को इतना अजीब बिहेव करते देख आयशा को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो मानव की बात पर हंसे या फिर उसे डांटे। आयशा वापस से तिरछी मुस्कान मुस्काई और अपने मन में बोली, इसे कहते हैं मछली को खुद ही जाल में फंसना। कहाँ तो लंदन में मैं ये सोच रही थी कि मैं भय के बेटे के साथ दोस्ती कैसे करूँगी, मगर ये बच्चा तो खुद ब खुद मेरे साथ दोस्ती करने के लिए इतना एक्साइटेड हुआ पड़ा है। आयशा का कोई जवाब ना पाकर मानव ने उसे मुलायम हाथों को छुआ, उसे उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए। आयशा ने उसकी तरफ देखा मगर वो कुछ बोली नहीं। बोलो ना दीदी, आप यहाँ किसका वेट कर रहे हो? मानव फिर से आयशा से वही सवाल करने लगा। आयशा ने अपनी पलकें झपकाई और फिर उसने मानव से कहा, या आई एम वेटिंग फॉर माई सन। आयशा ने रूडली जवाब दिया और वापस से उसी डायरेक्शन में देखने लगी जिस डायरेक्शन में भी थोड़ी देर पहले अयाज गया था। सन सन शब्द सुनते ही मानव आयशा को बड़ी बड़ी आंखों के साथ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा और अपने मन में बोला, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन्हें आंटी बोलूँ या दीदी। आखिर कौन से एंगल से ये मॉम लगती हैं? ये तो अभी कितनी यंग लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सिकंदर मूवी की हीरोइन क्वीन सायश्री हो, टॉल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके बेटे की एज क्या है? मानव ने आयशा से अपना दूसरा सवाल किया तो वो वापस से मानव की तरफ मुड़ी। ये बच्चा इतना चेप क्यों रहा है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय और कुसुम ने इसे मेरे बारे में कुछ बताया हो? ओ गॉड, अगर ऐसा हुआ तो ये बच्चा तो मेरे अयांश को नुकसान पहुंचाने में भी देर नहीं लगाएगा, आयशा अपने मन में बोली। वही मानव अभी भी आयशा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। बोलो ना दीदी, आपके बेबी की एज क्या है? क्या वो मेरी ही एज का है या मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है? मानव ने एक सांस में आयशा से इतने सारे सवाल कर लिए कि आयशा सोच में डूब गई कि आखिर वो मानव को उसके सवाल का क्या जवाब दे। इससे पहले कि आयशा मानव को उसके सवाल का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही एक अनाउंसमेंट हुई। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? एक्चुअली अ चाइल्ड इज़ लॉस्ट हियर। He is looking for his parents. Please, wherever Ayan's parents are, they should come to the reception and take their son with them. Thank you. वो अनाउंसमेंट रिसेप्शनिस्ट ने करी थी। वहीं जब आयशा ने अयांश का नाम सुना तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। हड़बड़ाहट में आकर आयशा ने अपना बैग उठाया और रिसेप्शन की ओर भागी चली गई। अपने सिर को खुजलाते हुए मानव आयशा को जाता हुआ देखने लगा। अरे ये दीदी क्यों चली गई? मुझे बातें करनी थी उनसे बहुत सारी। मेरी लाइफ में तो पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी के साथ इतना अटैच हुआ हूँ। आई विश कि मैं इन दीदी से फिर से मिल पाऊँ, मानव खुद से बोले जा रहा था। इतने में पीछे से अभय की आवाज़ आई। मन, किससे मिलना चाहते हो तुम फिर से? अभय की आवाज़ सुनते ही मानव पीछे मुड़ा और इतने में अभय ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। डैड, वो एक्चुअली मैंने यहाँ
एयरपोर्ट पर अपनी एक एल्डर सिस्टर बनाई हैं, बस उनसे ही मैं फिर से मिलना चाहता हूँ। मानव ने अभय को जवाब दिया तो वो सोच में डूब गया। ये सुनकर कि आखिर मानव ने इतनी आसानी से कैसे किसी को अपनी बहन बना लिया। अभय को कंफ्यूज देख मानव ने उससे कहा, क्या हुआ क्या हुआ डैड, आप कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे हो मेरी बात का? नथिंग माय लव, लेट्स गो होम। आपकी मासा हमारा वेट कर रही होंगी। अभय ने मानव की बात को अनसुना किया और फिर वो उसे एयरपोर्ट से बाहर ले गया। कुछ ही देर में वो दोनों राठौड़ मैंशन पहुँचे। मैंशन में इस वक्त गीतांजलि और जानकी बैठकर एक साथ चाय पी रहे थे। इतने में वहाँ पर कुसुम का भी आना हुआ। कुसुम ने अल्फ वाइन कलर का जंप सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में गुच्ची का बैग था और उसकी कलाई में टिस्साट की वॉच, आंखों में काले चश्मे। वैसे वो उस गेटअप में इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी, मगर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती। असल में तो वो इतने सालों से कुसुम ने हर मुमकिन कोशिश करी थी कि वो अभय के दिल में अपने लिए जगह बना सके, मगर हर बार उसकी वो कोशिश बर्बाद हो जाया करती थी। अपनी आंखों से वो काला चश्मा हटाते ही कुसुम ने मानव और अभय को स्माइल दी। मानव बेबी, कम टू मम्मा। कुसुम ने मानव को अपने पास आने को कहा। अपनी बाहें फैलाए वहीं हॉल में मौजूद अभय, जानकी और गीतांजलि, ये तीनों एक दूसरे को घूरने लगे हैरान होकर। कुसुम को इस तरह से बिहेव करता देख मानव हंसने लगा। वो कुसुम से बोला, मासा, आप जो हो ही नहीं वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मानव की बात पर अभय, जानकी, गीतांजलि ये तीनों हंस पड़े। वहीं कुसुम मानव को गुस्से से घूरने लगी। मानव ने कुसुम के चेहरे पर उसके गुस्से को भांप लिया तो उसे ये एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया है अपनी माँ से, जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। मानव बात को संभालते हुए कुसुम से बोला, अरे माता, आप गुस्सा मत हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहती हो, क्योंकि आप तो इस वर्ल्ड की बेस्ट और ब्यूटीफुल मासा हो। ये मॉम वाला वर्ड आपको सूट नहीं कर रहा है। आप मासा ही ठीक हो मेरी। और तो और आप इन कपड़ों में भी अच्छी नहीं लग रही हो। आप तो रॉयल गेटअप में ही ब्यूटीफुल लगती हो, क्वीन लगती हो। मानव ने कुसुम को ऐसा मक्खन लगाना शुरू कर दिया जिसके बाद कुसुम की नाक पर बैठा हुआ वो गुस्सा कहीं झूम अंतर हो गया। वो बड़े ही मीठे स्वर में बोली, हम अभी आते हैं हमारे कपड़े बदल कर। फिर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, मगर वापस से पीछे मुड़कर वो अभय को देखने लगी। अभय ने अपनी बाएं भौं झुकाई और सवाली नज़रों से उसे घूरने लगा। आप भी हमारे साथ चलिए, हमें ज़रूरी बात करनी है आपसे मानव को लेकर, कुसुम अभय से बोली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में चली गई। कुसुम की बात सुनकर अभय कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि कुसुम मानव का सिर्फ बहाना बना रही है। असल में तो वो उसे रिझाना चाहती है, आज फिर से, हमेशा की तरह, क्योंकि ऐसी चीप हरकतें वो पहले भी कई बार उसके साथ कर चुकी थी। अभय ने उससे कहा, तुम चलो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, अभी मुझे मानव से कुछ बात करनी है ज़रूरी। ये बोलकर अभय ने मानव का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। वहीं आयशा और अयांश भी बेदी मैंशन पहुंच चुके थे। आयशा ने डोर अनलॉक किया और अयांश का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। उसने अयांश को सोफे पर बैठाया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। बेबी, आप ठीक हो ना? उन लोगों ने आपको कुछ किया तो नहीं? आयशा ने अयांश के गालों को अपनी हथेली के बीच रखते हुए उससे पूछा तो अयांश ने अपना सिर ना में हिलाया। ओफो मामी, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो बॉडीगार्ड्स मुझे किडनैप करने ही वाले थे, लेकिन तभी मैंने। फिर अयांश ने आयशा को सारा इंसिडेंट्स बताया, जो कुछ भी मानव ने उन बॉडीगार्ड्स और अभय ने उसके साथ किया था। उसने अभय आयशा को ये भी बताया कि कैसे उसने एयरपोर्ट पर रोने की एक्टिंग करी है, सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा कर ली। अयांश की पूरी बात सुनने के बाद भी आयशा को तसल्ली थी।
वो तो बार बार भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी अपने मन ही मन में कि अभय को अयांश के बारे में पता नहीं लगा कि वो अभय का ही बेटा है, क्योंकि काफ़ी हद तक अयांश की हरकतें और नैन नक्श अभय के जैसे ही थे। आयशा को कहीं खोया हुआ देख अयांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। आयशा ने अयांश की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उससे बोली, क्या हुआ बेबी? मैनू भूख लगी है मम्मी जी। अयांश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उससे कहा। ओके, मैनू बताओ पुत्र जी, तुसी क्या खाना चाहते हो? आयशा ने अयांश से पूछा। उसे गुदगुदी देने लगी तो अयांश हंसते हंसते लोटपोट हो गया सोफे पर ही। ओह मम्मी जी, मुझे और तेज़ भूख लग गई है, अब गुदगुदी करना बंद करो अब आप मुझे। अयांश हंसते हंसते आयशा से बोला तो आयशा ने उसे गुदगुदी करना बंद कर दिया और अयांश के चब्बी चीक्स पर एक किस किया। अयांश बेबी, मैं हमारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, इतने में हम दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जितनी देर में हमारा डिनर आ जाएगा। ओके, फिर हम डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। आयशा ने अयांश से कहा तो उसने समझदार बच्चे की तरह अपने से हाँ में हिलाया। डिनर करने के बाद आयशा अयांश को सुलाने लगी थपकी देते हुए, मगर दूर दूर तक उसकी खुद की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रह कर वो दिन याद आ रहा था, 7 साल पहले का, जब अभय ने बेरहमी से उसके प्यार की बेइज्जती करी थी और उसके तीनों भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी थी। मैं वापस आ गई हूँ अभय सिंह राठौड़, मैं वापस आ गई हूँ तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को जड़ से मिटाने के लिए। अब तुम अपनी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो झटका दूंगी जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये सब बातें आयशा अपने मन में कह रही थी, मगर इतने में उसका फ़ोन रिंग किया। तब जाकर वो ख्यालों से बाहर आई और इतनी ही देर में अयांश की भी नींद वापस खुल गई। आयशा ने साइड टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि उसकी बहन सायशा उसे वीडियो कॉल कर रही थी। अपनी आंखें मलते हुए अयांश बोला, कोको मासी का कॉल है? आयशा ने रिस्पॉन्स दिया और सायशा को वापस वीडियो कॉल बैक किया। हेलो कोको मासी, आप कैसे हो? क्या आपको और नानू नानी को मेरी याद आ रही है? सबसे पहले अयांश ने सायशा के साथ बात करना शुरू किया। इतनी देर में सायशा के बगल में बैठा राजवीर अयांश से बोला, ऑफ कोर्स याद आ रही है भाई हमें हमारे चैम्प की। हम सब यहाँ हमारे चैम्प को बहुत सारा मिस कर रहे हैं। राजवीर का जवाब सुनकर अयांश खिलखिलाते हुए हंसने लगा। लगभग आधे घंटे तक अपने नानू नानी और मासी के साथ बात करने के बाद अयांश गहरी नींद में सो गया। आयशा ने उसे ब्लैंकेट के साथ अच्छे से कवर किया, फिर कमरे से बाहर चली गई अपनी फैमिली को एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट बताने के लिए। आयशा ने जैसे ही उन सभी को ये बताया कि आज इत्तेफाक से अयांश अभय और उसके बेटे मानव से टकरा गया, ये बात जानकर वो सब भी अयांश के लिए अब परे ढूंढने लगे थे। राजवीर और मंजीत एक साथ पैनिक होते हुए बोले, हम कल ही इंडिया आ रहे हैं। मगर तभी आयशा ने उन्हें मना करते हुए कहा, अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी यहाँ, और फिर हमारा अयांश भी कुछ कम नहीं है शैतानी करने के मामले में। अयांश ने भी अभय और उसके बॉडीगार्ड्स को अच्छा सबक सिखाया। अयांश ने रोने का ऐसा नाटक किया एयरपोर्ट पर कि सारी की सारी क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गई और वो सब लोग अभय को ही गलत समझने लगे। इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, और अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है तो आप लोग यहाँ अमन भैया और फिर करण भैया को भेज दीजिए, फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयशा ने जैसे तैसे अपने माँ बाप को समझाया तो वो लोग मान ही गए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद आयशा वापस रूम में चली गई। उसने सोने से पहले अयांश को कंबल से ठीक तरह से कवर किया और उसके फोरहेड पर किस करने के बाद उसे अपने सीने से लगा कर सो गई। वहीं राठौड़ मैंशन में अभय मानव को सुला रहा था, क्योंकि कुसुम पहले ही सोने के लिए जा चुकी थी। मानव को रह रह कर अयांश का ही ख्याल आ रहा था। वो जैसे ही आंखें बंद
के सोने की कोशिश करता, वैसे ही उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता जब अयांश ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो भी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि मानव ने उससे माफ़ी मांगने को कहा था। तो अयांश ने उसकी बात मानने से इनकार कर दी थी। वहीं यही सेम ख्याल इस वक्त अभय के दिमाग में भी चल रहा था कि आखिर वो खुद को अयांश से इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों फील कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी एयरपोर्ट का सीन घूम रहा था जब उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया था, और फिर वहाँ पर क्राउड और पुलिस आ गई थी। उसे बार बार अयांश की वो शैतानी मुस्कान याद आ रही थी, और उसकी उस मुस्कान को याद करते ही वो भी मुस्कुराने लगता था। ऐसे ही अयांश के बारे में सोचते हुए अभय भी सो गया। अगले दिन जब आयशा उठी तो उसने देखा कि हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर अयांश ने अपनी दोनों टांगें आयशा के पेट पर रखी हुई थी, और उसका सिर बेड के बिल्कुल कोने पर था। आयशा ने धीरे से अयांश की टांगें अपने पेट के ऊपर से हटाईं और उसे आराम से अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा दिया ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। अयांश के माथे को चूमकर आयशा अपने मन में बोली, तू मेरी जिंद है, मेरी जान है, मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। कुछ देर तक और बेड पर लेटे रहने के बाद आयशा ने अपने मोबाइल पर टाइम चेक करा। इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे थे। आयशा को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर तभी उसे अचानक से ध्यान आया कि आज तो उसे अयांश को एडमिशन के लिए लेके जाना है। उसने जल्दी से अपने बालों का जूड़ा बनाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। इतने में उसका फ़ोन रिंग करने लगा तो अयांश की भी नींद खुल गई। उसने अपनी माँ का फ़ोन अपने हाथ में लिया, ये चेक करने के लिए कि इतनी अर्ली मॉर्निंग कौन उसकी माँ को कॉल कर कर डिस्टर्ब कर रहा है। स्क्रीन पर ऋषि का नाम फ्लैश हुआ तो अयांश ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने मन में बोला, ओफो, ये अंकल मेरी मम्मी के पीछे को क्यों पड़ गए हैं, जब मेरे नानू और नानी ने मना कर दिया है कि वो मम्मी की शादी उनके साथ नहीं करवाना चाहते हैं। ये सब बातें अयांश अपने मन में कह रहा था, और इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आयशा टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए बाहर आई। अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देख अयांश को आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खुशी लग रही थी। वो अपनी माँ से बोला, गुड मॉर्निंग मम्मी। अयांश की आवाज़ सुनते ही आयशा का ध्यान उसकी तरफ किया। उसने अपना टॉवल वहीं सोफे पर फेंक दिया और अयांश की तरफ पड़ी। आयशा ने अयांश को टाइटली हग किया और फिर उसके टेम्पल पर चूमते हुए उसने भी उसे ग्रीट किया, वेरी गुड मॉर्निंग माय बेबी, अच्छी नींद नहीं आई आपको? आयशा ने जैसे ही अयांश से उसकी गुड स्लीप के बारे में पूछा तो वो दांत दिखाते हुए बोला, अरे मम्मा, नीनी मेरे पास ही तो रहती है ना, तो अच्छी नींद तो आएगी मुझे। अयांश की बातें सुनकर आयशा हंस पड़ी। उसने अयांश को गुदगुदी देना शुरू कर दिया और उससे बोली, बदमाश हो गए हो आप बहुत। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप स्कूल ना जाने के लिए मुझे मक्खन मार रहे हो, शैतान कहेगा। अपनी चालाकी पकड़े जाने पर अयांश बोला, उई जा माम, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको आज स्कूल जाने से रोक रहा हूँ? अयांश की बात सुनकर आयशा मुस्कुराने लगी। तभी अयांश ने आके कहा, माम, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम मेरे स्कूल एडमिशन के लिए मंडे को चले, मैं कुछ और दिन मस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मॉम, प्लीज़। अयांश आयशा को मनाने में जुट गया, मगर आयशा तो आयशा ठहरी। वो कहाँ अयांश की बात मानने वालों में से थी। अयांश के गालों को खींचते हुए आयशा उससे बोली, बेटा जी, एडमिशन के लिए तो हम आज ही जाएंगे, क्योंकि बाकी बचे हुए दिनों में हमें आपके लिए खूब सारी शॉपिंग भी तो करनी है, समझे आप? मम्मा, प्लीज़ ना। ऐश अब भी जिद पर अड़ा हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ उसकी बात मान जाए, मगर आयशा तो और बड़ी ड्रामेबाज निकली। उसने भी अयांश के साथ उसकी ही भाषा में उसे समझाया
आहा बेबी प्लीज़ ना, मान जाओ ना। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था कि आयशा अपने लिए हुए फैसले से पीछे हटे। अयांश पहले से ही इस बात को जानता था कि वो अपनी माँ की ज़िद के आगे कुछ भी नहीं है। अयांश ने गुस्से में आकर अपने हैंड्स फोल्ड कर लिए और अपने गाल फुला लिए। अयांश की फूली हुई गालों को खींचते हुए आयशा बोली, पुत्र जी, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आज ही जाएंगे आपके एडमिशन के लिए एंड दैट इज़ माई फाइनल डिसीजन, ओके। इतना कहने के बाद आयशा कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों रेडी होकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। अयांश अब भी नाराज़ था। उसकी नाराज़गी की वजह से गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा नाराज़ देख आयशा अपने मन में बोली, आयु बेबी तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है, शायद से ये नए स्कूल जाने से डर रहा है। अयांश की नाराज़गी दूर करने के लिए आयशा अपने मन में कुछ सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, आप हमें लोधी गार्डन ले चलिए। आज हमारे अयांश बाबा का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, वहाँ जाकर इनका मूड शायद से बेटर हो जाए। आयशा ये बात ड्राइवर से ज़रूर कह रही थी, मगर देख वो सिर्फ अयांश को ही रही थी। लोधी गार्डन का नाम सुनते ही अयांश, जो अभी तक मुँह फुलाए शांत बैठा था, अब उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। अयांश के होठों पर वो मुस्कान देख आयशा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी अब। थैंक यू मम्मा। एक्साइटेड होकर अयांश अपनी माँ से लिपट गया तो उसके सिर को सहलाते हुए आयशा ने उससे कहा, बेटा आप यूँ मायूस मत होया करो, मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको सैड देखकर। हाँ तो मम्मा आप भी मेरी बात माना करो ना, फिर मैं मायूस नहीं होऊंगा, ओके। उल्टा अयांश ही आयशा को समझाने लगा तो आयशा मुंह के अंदर ही हंसने लगी। फिर पूरे रास्ते यूं ही हंसी मजाक करते हुए वो दोनों लोधी गार्डन पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही अयांश काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। अचानक से उसकी नज़र वहाँ गार्डन में बैठी कुछ फैमिलीज़ पर पड़ी। वो सभी फैमिलीज़ जैसे कि पेरेंट्स और उनके किड्स एक साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। उन सभी को देखकर अयांश फिर से मायूस हो गया। उसकी मायूसी को आयशा ऑलरेडी भाप चुकी थी। उसने अयांश की आंखों को अपनी हथेली में छुपा लिया और बोली, आए बेबी, मम्मा ने आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, चलो चल के आपके सरप्राइज़ को देख लेते हैं। आपसे ज़्यादा तो वो आपका सरप्राइज़ गिफ्ट एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, सो लेट्स गो। इतना कहते ही आयशा अयांश को एक बड़े से पेड़ के पास ले गई। आयशा ने जैसे ही अयांश की आंखों पर से अपनी हथेलियाँ हटाई तो उसने अपनी भौं सिकोड़ ली। वो आयशा से बोला, अरे मम्मा, ये तो बहुत बड़ा सा कार्टन है, मुझे डर लग रहा है इस कार्टन से। इस कार्टन में क्या है? अयांश के चेहरे पर वो डर का भाव नोटिस कर आयशा हंसने लगी। उसने अयांश से कहा, अरे बेटा, ये कार्टन आप खोलकर तो देखो, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है आपके लिए, आप खोलो तो सही इस कार्टन को एक बार। आयशा ने अयांश को काफ़ी फोर्स किया वो कार्टन खोलने के लिए, तो उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ ही गई। मगर तभी वो अपनी माँ से बोला, अरे पर मम्मा, मैं कितना छोटा हूँ, मेरी तो हाइट भी नहीं पहुँच रही है कार्टन तक, तो मैं कार्टन कैसे खोलूँगा? अयांश की प्यारी प्यारी बातें सुनकर आयशा से अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। वो हंसते हुए उससे बोली, रुको, मैं आपको अपनी गोद में उठा लेती हूँ, फिर आप ये कार्टन खोल लेना, ओके। इतना कहकर आयशा ने अयांश को अपनी गोद में उठा लिया और फिर जो हुआ उसके बाद तो आयशा ने अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अयांश के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर। मम्मा, ऐसा मजाक कौन करता है? मैं डर गया। और कोको मासी, आप बाहर आओ जल्दी, मैं आपकी क्लास लगाऊंगा। अब ऐसी पनिशमेंट दूंगा मैं आपको और मम्मा को कि आप दोनों वो पनिशमेंट कभी नहीं भूल पाओगी। अयांश का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। वहीं आयशा और सायशा का हंसते हंसते अब पेट दर्द होने लगा था।
साइशा कार्टन से बाहर निकली और फिर उसने अयांश को अपनी गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी बेबी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, मैं तो बस आपको क्यूट सा सरप्राइज़ देना चाहती थी और कुछ भी नहीं। साइशा ने अयांश के गालों पर किस करते हुए उससे कहा, मगर अयांश का चिड़चिड़ापन अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसका ये बिहेवियरल इशू आयशा आज सुबह से ही नोटिस कर रही थी। उसने अयांश को वापस अपनी गोद में ले लिया और वो लोधी गार्डन से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और सायशा उनके पीछे पीछे। वहीं राठौड़ मैंशन में इस वक्त गीतांजलि और जानकी दोनों की दोनों किचन में रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कुसुम अपनी किटी पार्टी में बिजी थी। लॉकी अपील करते हुए गीतांजलि जानकी से बोली, मासा, आखिर कौन सी मनहूस घड़ी में हमने इस कुसुम को इस घर की बहू बनाया था। अरे इससे अच्छी तो वो काले कोट वाली थी, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी निभाती थी। गीतांजलि की बात पर हामी भरते हुए जानकी देवी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। इस कुसुम की वजह से अधिराज के बाबा सा ने हमें 7 साल पहले लात मार कर महल से बाहर निकाला था, और आज इसी कुसुम ने हमें हमारे ही घर में नौकर बना कर रखा हुआ है। कीड़े पड़ेंगे इस कुसुम को तो, इसे तो जहन्नुम भी में भी जगह नहीं मिलेगी मरने के बाद। जानकी और गीतांजलि वो दोनों मिलकर कुसुम को कोस रही थी, मगर इतने में वहाँ पर मानव आ गया तो वो दोनों चुप हो गईं, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहती थी कि मानव को इस बारे में पता लगे कि वो दोनों मिलकर उसकी माँ की बुराई कर रहे थे। मगर उन दोनों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि मानव ने पहले ही उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी दोनों दादी से बोला, आप दोनों डरो मत, बिंदास होकर करो मासा की बुराई, मैं उनसे शिकायत नहीं करूँगा आप दोनों की, सो डोंट वरी, कंटिन्यू। इतना कहने के बाद मानव वहाँ से चला गया। तभी गीतांजलि जानकी से बोली, हे भगवान, ये कैसा नालायक बेटा है। हम यहाँ इसकी माँ की इतनी बुराई कर रहे हैं और ये कह रहा है कि हम बिंदास होकर बुराई करें इसकी माँ की। क्या इसे ज़रा भी प्यार नहीं है अपनी माँ से। तो जानकी देवी उसे समझाने लगी, अरे वो बेचारा बच्चा भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी माँ कैसी है, एक नंबर की कामचोर है। अभय के साथ शादी करने से पहले तो ये इतना नाटक करती थी कि मानो ये कितनी गुणवान होगी, मगर असली रंग तो इसका हमें शादी के बाद दिखा है। इंसान के भेस में साक्षात डायन निकली है। अरे इसकी वजह से तो हमने हीरा खो दिया। जानकी देवी की बात में कहीं ना कहीं दम तो था, मगर अब तो चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तो कानूनी तौर पर अभय की पत्नी कुसुम ही थी। वो दोनों काफ़ी देर से कुसुम की बुराई कर रहे थे, तो तभी कुसुम किचन में दाखिल हुई। वो चलकर गैस स्टोव तक आई और एक एक बोल चेक करने लगी कि गीतांजलि और जानकी ने रात के डिनर में क्या बनाया है। मगर अफसोस इस बात का था कि पिछले 2 घंटे में उन दोनों ने कुसुम की बुराई के सिवाय कुछ किया ही नहीं था। जो लौकी 2 घंटे पहले गीतांजलि पील कर रही थी, वो भी अब काली पड़ चुकी थी। वो दोनों की दोनों डर का घोट घोटने लगी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कुसुम उन दोनों के साथ कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि इस वक्त वो उन दोनों को ही गुस्से से खा जाने वाली नज़रों के साथ घूरे जा रही थी। बात को संभालते हुए गीतांजलि कुसुम से बोली, आधे घंटे में हम खाना तैयार कर देंगे। इतनी देर में वहाँ पर अभय भी आ गया, गोद में मानव को उठाए। उन दोनों को देख कुसुम तिरछी मुस्कान के साथ बोली, फाइन, आधे घंटे के अंदर पका हुआ ये कच्चा खाना आप दोनों को ही मुबारक, क्योंकि हम तो अपने पति और बेटे के साथ बाहर जा रहे हैं डिनर करने, एंड एज यूजुअल आप दोनों हमारे साथ नहीं आ रही हैं, बिकॉज इट्स आवर फैमिली टाइम। इतना कहने के बाद कुसुम वहाँ से चली गई, तो वो दोनों अभय को उम्मीद भरी नज़रों से घूरने लगे। मगर अभय ने जो उन दोनों से कहा, उन्हें तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं हुआ। आप अपनी हालत के ज़िम्मेदार खुद ही हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अभय भी वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वो तीनों इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अयांश, आयशा और सायशा से हुई। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को आज वाला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।